नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। शाम के 4 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज बात कर्नाटका की कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटका में चुनाव जो हैं वो बिल्कुल अब बस महीने भर दूर रह गए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री अब जैसे ही बीजेपी ने अपना टिकट बंटवारा जो बड़े दिनों से टाले जा रहे थे, और अब शायद समझ में आ रहा है कि क्यों टाले जा रहे थे, क्योंकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के कद्दावर नेता जगदीश शेट्टार का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल नहीं है। अब इससे खफा होकर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सकारात्मक सोच का व्यक्ति रहा हूं। पार्टी अध्यक्ष से मिलने आज दिल्ली जाऊंगा, यानी दिल्ली आज वो पहुंच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक चीजें होंगी। उन्होंने कल ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी थी कि देखिए, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, सर पार्टी अगर नहीं टिकट देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा। तो बीजेपी के अंदर जो परेशानियां अभी चल रही हैं उसको लेकर रेबेलियन जिसको कहा जाता है, और उसको बगावत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब लोगों से मान मनोबल की कोशिश कर रही है। और भी एक नेता है अंगारा एस, उन्होंने कहा है कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। मंत्री हैं, आप इस तस्वीर में ईश्वरप्पा को देख रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी सीएम रहे हैं कर्नाटका के। उनको इस बार कहा गया था कि टिकट नहीं मिलेगा, उनको शायद पार्टी ने मना लिया, तो उन्होंने चिट्ठी पहले ही लिख दी कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग हो रहा हूं, मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ने। अब कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री की बात के बाद बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने कहा कि जल्द ही जो मामला है वो शांत हो जाएगा। जरा पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या अपनी बात रखी। I will reach Delhi at about in between 2 to 3. So after 3 o'clock, and I will communicate to the National President's office, and time will be fixed. After reaching the Delhi, time will be fixed. I am always positive person, so I expect positive things will be happen. Today, tomorrow, we have to see what will happen, and I think High Command and our state leaders will specify all the things. तो जैसे मैं बता रहा था, सीटी रवि ने इस पर अपनी पार्टी के में कहा कि देखिए ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन इनको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, सुलझा लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा हमारे सहयोगी निहाल से, वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि साहब हैं। सर, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा हंगामा बीजेपी ने टिकट दिया और पूरे कर्नाटक में मचा हुआ है। ईश्वरप्पा के सपोर्टर्स, शेट्टार के सपोर्टर्स हर जगह हंगामा कर रहे हैं, दूसरे लोग भी हंगामा कर रहे हैं, बेंगलुरु शहर में हंगामा हो रहा है। आपको ऐसा लगता है सभी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन शेट्टर साहब की तो उम्र अभी 67 साल के आसपास है, फिर उनको टिकट नहीं देना। शेट्टर साहब अपना बड़ा नेता है, पहले मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका ही पार्टी है, संभालने का काम ही उनके ऊपर ही रहता है। तो लेकिन वो तो बहुत नाराज है, वो कह रहे हैं कि पार्टी या तो कंसीडर करे, नहीं तो हम खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, दिल्ली जा रहा है, जाने के बाद उन्हें निर्णय लेगा। आपको कितनी उम्मीद लग रही है? आपने 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए, जैसे कि आर अशोक को खड़ा कर दिया डीके शिव कुमार जी के खिलाफ, उनका क्या जनाधार है वहाँ? ये मजबूत कैंडिडेट को हम दोनों के सामने खड़े किया है, वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बीजेपी जीतेगा। लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल। लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर अश्वत्थ नारायण तैयार नहीं हुए कुमारस्वामी के खिलाफ लड़ने से। पूरा आप टिकट आप बांट रहे हैं क्या? ये थे सीटी रवि, जिन्होंने साफ किया कि किस तरह से टिकट को लेकर के हंगामा मचा है, और उन्होंने ये भरोसा जताया है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है उसमें एक तो बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है कि नए चेहरों को, लोगों को उम्मीद है कि दिया जाएगा, उन्हें मौका दिया जा रहा है। वहीं उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के बाद यह भी तय हुआ कि चाहे वो सिद्धरमैया हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी हो, उन सबके खिलाफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, ताकतवर कैंडिडेट्स को उतारा जाए। इस पर डीके शिव कुमार का जवाब क्या था, जरा ये भी सुन लीजिए। They are not targeting today. They are targeting every day. All my friends have been raided. All my friends, business friends, whether they support me or not, they have been warned by the income tax, ED, and all BJP people not to support us. And politically also they are targeting us. It is their right. We have the people of Karnataka. They will respect us. They will throw them out.
I wish them all the best. तो पहली जो लिस्ट आई है बीजेपी की इतने विलंब के बाद, उससे क्या क्या संकेत सामने आ रहे हैं? लिस्ट में कुछ बड़ी बातें हैं, 52 नए चेहरे लगाए इस बार आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या चीजों को बीजेपी ने बैलेंस करने की कोशिश की है? कांग्रेस की लिस्ट पहले ही आ गई है, तो अब जब कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतर गए हैं, उनके नाम आ गए हैं, ये जो बगावत है कितना नुकसान करेगी, आगे चुनाव का क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तनवीर अहमद साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीएस के। मनीषा प्रियम राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। हमारे साथ प्रशांत JM जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, JS माफ कीजिएगा। हमारे साथ निजाम फौजदार साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा राजनीतिक तू मैं से पहले जरा चीजों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं। जो बीजेपी की लिस्ट आई है, एक तो बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकैरेक्टरिस्टिक था इतना विलंब बीजेपी के लिए। जल्दी सबसे पहले लिस्ट अपनी जारी कर देते हैं, बड़े मेटिकुलस रहते हैं। इस बार अब सामने दिखाई पड़ रहा है कि किस वजह से उन्हें डर था। जो बगावत है वो कितनी जबरदस्त है बीजेपी में, उसका कितना नुकसान हो सकता है, और क्या क्या खास बातें आपको अभी तक कैंडिडेट सिलेक्शन में दिखाई पड़ी? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे, दोनों का मैं अलग अलग जवाब देती हूँ। तो पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कि राजनीतिक अखाड़ा कर्नाटक का जो है वो परिचायक है इस तरह के विलंब का। आप जानते हैं कि कर्नाटक एक नहीं किंतु 3 या 4 महत्वपूर्ण भूखंडों में बटा हुआ राज्य है। इनमें सबसे बलशाली अगर आप कहिएगा तो बैंगलोर अर्बन, यहाँ की सीटें करीब 28 सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। और ये निकट में है एक और दिग्गज इलाके के, जिसको कि ओल्ड मैसूरू रीजन या मैसूर के रजवाड़े का जो इलाका था, उस इलाके को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये इलाका वैसे तो वो कलिगा दिग्गजों के नाम से और उनकी राजनीति से जाना जाता है, लेकिन यही वो इलाका है जहां जेडीएस भी प्रबल है, और अभी कांग्रेस के जो वहां अध्यक्ष हैं और प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, डीके शिव कुमार, वो भी इसी इलाके से आते हैं। तो बैंगलोर अर्बन और ये एक इलाका है। वहीं जो कोस्टल या तटीय इलाका है वहां बीजेपी मजबूत है, लेकिन इसके अलावा भी वहां पे महाराष्ट्र से जो निकट इलाका है वो धारवाड़ का इलाका माना जाता है, नॉर्थ कर्नाटक का भी अलग एक इलाका है। तो इन सब में ले दे के जो बातें अभी महत्वपूर्ण है वो ये है बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी की अभी की सरकार पर एक छवि बनी हुई है, जो छवि की थोड़ी सी मानी जाती है कि करप्शन का चार्ज वगैरह, तो उसको लेके ईश्वरप्पा जी को बाहर रखने का निर्णय बीजेपी ने लिया। इससे बीजेपी को चुनावी फायदा होता है कि इस छवि से वो अलग हटती है। 52 नए कैंडिडेट्स डाले गए हैं। गुजरात में भी ऐसा कुछ किया गया था कि पुराने एमएलएस को चेंज करने से जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कम होती है। तो बीजेपी ने अपना दाव अच्छा खेला है। आज जो प्रतिरोध आप देख रहे हैं वो पार्टी में टिकट नहीं मिलने वालों का प्रतिरोध है, लेकिन जनता शायद इस बात को स्वीकार करे कि अच्छा भाई, पुराने लोगों को हटा के नए चेहरों को लिया गया है। लेकिन मुश्किल यहां आएगी कि ईश्वरप्पा जो है वो आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण कुर्बा जाति के हैं, और कांग्रेस के जो दूसरे प्रबल दावेदार पहले मुख्यमंत्री रहे सिद्धरमैया हैं, वो भी इसी जाति से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ने एक और चीज की है, वो है कि लिंगायत पक्ष जो था, येदियुरप्पा के बेटे को शिकारीपुरा से टिकट देकर और लिंगायतों का पुराना जो सपोर्ट रहा है बीजेपी को, उसको बरकरार रखा है। तो बीजेपी की चुनावी रणनीति बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छी रही अब तक। और जमीन पर यदि आप प्रतिरोध देखते हैं तो जनमानस में हो सकता है कि इसका असर बिल्कुल उल्टा हो। ठीक है, बीजेपी के लिए ये अच्छी मूव रही है जी। तो ये मोटा मोटा निकल कर आया। बीजेपी ने लिस्ट में देरी जरूर करी, जैसे पर मनीषा जी जैसे कह रही हैं कि उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा सामने आया। लेकिन प्रशांत जीएस साहब, अक्सर क्योंकि बात हमेशा हो जाती है, देखिए कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया की लड़ाई है, उसमें शायद बीजेपी के जो खेमों में बटी हुई है कर्नाटका में, उसकी बात अक्सर पीछे रह जाती है। अब तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो गई है। शेट्टार साहब कह रहे हैं हम खुद चुनाव लड़ेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट हमें लड़ना पड़े। ऐसे 6 और बड़े नेता हैं, जिसमें से 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, हम अगर चुनाव टिकट नहीं मिलेगा तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। येदियुरप्पा साहब, जिनको हटा दिया गया था, इस पूरे जो टिकट बंटवारे पर उनकी जो छाप है वो भी साफ दिखाई पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें कम नहीं है। अंकित जी, पहला एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, बीजेपी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है
जो अभी आप जो बोल रहे हैं शेट्टर साहब का या ईश्वरप्पा जी का या अंगारा जी का, जो भी आप बोल रहे हो कि बड़े बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है और इंडिपेंडेंट करने के लिए सोच रहे करके, उन सब लोगों को मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, प्रेस में भी बोले हैं कि सब लोगों को दिल्ली में बात करेंगे, जो भी है पार्टी लाइन से, पार्टी लाइन ही फॉलो करेंगे, वो पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जो भी वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि जगदीश शेट्टर साहब सीएम रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, उसको थोड़ा दिक्कत हो गया होगा कि टिकट नहीं मिल रहा है करके। फिर भी उसका नाम हुबली धारवाड़ सेंट्रल जो सीट है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ये शेट्टर साहब भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, बातचीत करेंगे वरिष्ठ नेताओं से, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है पार्टी में वरिष्ठ नेता लोग डिसीजन ले लेंगे। एक और बात आपने बताई थी कि येडियुरप्पा जी को हटाया हुआ था करके, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता हूँ। येडियुरप्पा जी ने स्वयं प्रेरित इस्तीफा दिए थे, उसके बाद ये बोले थे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मैं हट रहा हूं, मैं संगठन में काम करता हूं। हाँ। दूसरा बात, अभी बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके आने में लिए मैं काम करता हूं करके स्पष्ट से बोले थे येडियुरप्पा जी ने। सर ये स्पष्ट मीडिया तो में जो सीटी दिखाई रवि दे भी रही थी बोले कि थे बिल्कुल येडियुरप्पा स्पष्ट जी को तौर पर हटाया कि हुआ था पुराना करके, जमाना गलत चला है। गया, येदियुरप्पा की तरह उनके किचन में जाके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, वो तो सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयान देते हैं। अंकित जी, हमारा पार्टी में क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। जो भी एक येडियुरप्पा जी अग्रणी नेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य है, हाँ। उसको माहिती रहता है कि किसको सीट मिल रहा है करके, वो उस हिसाब से बोले थे कि विजयेंद्र जी को सीट शिकारी पुलिस से मिलेगा करके। सीटी आपके रवि जी यहां ने- पर लड़ाई इंटरनल डेमोक्रेसी है, कांग्रेस के अंदर की लड़ाई आप कहते हैं सत्ता की लड़ाई है, पर ये हर नहीं, अंकित राजनीतिक जी, पार्टी का वो अपना बताता अपना देखो। नजरिया होता है चीजों को अंकित प्रस्तुत जी, करने का। मैं आ रहा हूं सर नहीं, आपके मैं- पास। निजाम नहीं, वो बताता फौजदार देखो, साहब, कांग्रेस में फौजदार इंटरनल साहब, डेमोक्रेसी कम नहीं से है, कम जैसे क्योंकि- मनीषा जी हमें बता रही थी कि अंकित बीजेपी जी, ने मैं कंप्लीट बहुत करता हूं। सारी चीजों को साधने की कोशिश की है। एक तो कास्ट इक्वेशंस को साधने की बड़े अच्छे से कोशिश की है, पुराने चेहरे को हटाकर। गुजरात में भी हमने यही देखा, कांग्रेस तब कह रही थी देखिए बीजेपी डर गई है, आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन इसी मॉडल को सक्सेसफुली लेकर आए, नए लोगों को लेकर आए, एंटी इनकम्बेंसी को पीछे थोड़ा वो कर पाए, और अब बड़े नेताओं को आपके नेताओं के सामने भी लड़ा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो नेता हैं, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे सिद्धारमैया हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही संभालने में लग जाएं, बाहर निकलने का मौका ना मिले उन्हें। नहीं, एक समझो, कांग्रेस में जो सर ये इंटरनल फौजदार साहब बात के हो रही लिए, है ना, कांग्रेस के प्रशांत भाई, लिए, थोड़ी- दिस क्वेश्चन इज फॉर द कांग्रेस पार्टी। प्रशांत जस्ट भाई होल्ड ऑन, आराम से कमिंग टू यू। आराम से प्रशांत भाई, अगले 5 साल आपको आराम करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, आराम करिएगा। पिछले 1 महीने से न बीजेपी को रास्ता दिखाई दे रहा था, और इनके चाणक्य का जीपीएस सिस्टम ऑफ हो गया है, इनको रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है। 360 डिग्री सिर्फ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। यहाँ के मिनिस्टर्स जीत नहीं पा रहे हैं, सीएम हारने वाले हैं, येडियुरप्पा गुस्से में आग बबूला हैं, ईश्वरप्पा ने लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था, अरविंद निंबावली ने एक और आदमी को सुसाइड करने के लिए पुश किया गया था। तो ऐसे माहौल में जब एक सरकार 40% के लिए मशहूर हो जाए और लोगों के पैसे उनके जेब से लूटने लग जाए, तो लोग उनको माफ नहीं करते। इसलिए बीजेपी को आज इतनी तकलीफ हो रही है कि उनके नेताओं को, एक सिद्धरामैया साहब के खिलाफ और एक डीके साहब के खिलाफ लड़ाना पड़ता है, लेकिन दोनों 2-2 सीट पे लड़ते हैं। इसका मतलब है कि उनको गारंटी भी नहीं है कि इनके खिलाफ लड़कर ये जीत पाएंगे। तो 2 जगह लड़वा कर दोनों जगह हारने के लिए इलेक्शन लड़ते हुए पहली बार कोई पार्टी को देखा जा रहा है, और बीजेपी इसके लिए एक केस स्टडी बनकर उभरेगी। फौजदार साहब, तो इस बात की गारंटी है ना, जो आपने लॉजिक दिया है कि जो आपके नेता हैं सिद्धरामैया, वो दूसरी सीट से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको तो पक्का गारंटी है कि वो अपनी सीट से जीत जाएंगे, दूसरी सीट का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, सिद्धरामैया साहब लड़े तो वो पब्लिक डिमांड होगा, लेकिन जब यहाँ पे आप देखते हैं सोमन्ना साहब जहाँ पे गोविंदराजपुर से हार रहे थे, वहां से निकाल कर वरुणा जहाँ पे सिद्धरामैया साहब लड़ रहे हैं वहां पर, और चामराजनगर पे 2 जगह सीट दी जाती सर है। ये ना, क्यों?
दर्शक जो है मेरे बहुत समझदार दर्शक हैं, वो इस बात को बड़ा समझते हैं और बड़ा मजा आता है इस बात को बाहर लेके आने में। जैसे बीजेपी आपके यहाँ की लड़ाई को कहती है कि देखिए इनडिसिप्लिन है, सत्ता की लड़ाई है, अपने यहाँ की लड़ाई को कहती है इंटरनल डेमोक्रेसी। वैसे ही सिद्धरामैया साहब 2 सीट से चुनाव लड़े तो वो जनता की डिमांड है, उनके नेता 2 सीट से लड़े तो वो डरे हुए नेता हैं, वो अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं और वो अपना वैसा खेल खेल रहे हैं। तो बड़ा कन्वीनियंट रहती है ये आर्ग्यूमेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए घुमाने के लिए। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं फौजदार साहब आपके पास आ रहा हूं। तनवीर अहमद साहब इस पूरे खेल में सर आ रहा हूं। फौजदार साहब आप जानते हैं आप मेरे साथ कई बार डिबेट पे हो चुके हैं, मैं एक एक करके वापस आऊंगा, फिर वापस आऊंगा सर। तनवीर अहमद साहब, इस बात की खुशी है आपको कि बीजेपी में बड़ा नेता आपके खिलाफ चुनाव लड़ने से डर रहे हैं एचडी कुमारस्वामी साहब के साथ, क्योंकि जो फूट की बातें हैं, आपस की लड़ाई की बातें हैं, वो आपकी पार्टी में भी लगातार सामने आ रही हैं सर। बोला जा रहा है कि फर्स्ट लिस्ट में कुछ चेंज भी हो सकते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स है ना, एक गेम ऑफ एस्पिरेशन है। सबको लगता है कि मैं दूसरे आदमी से अच्छा नेता बन सकता हूँ। काफी समीकरण होते हैं, काफी चीजों को हमको मद्देनजर रखना पड़ता है टिकट देने से पहले। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में नाम दे दिया तो वो कंटिन्यू होगा, कोई नाम निकल भी सकता है। हम ना, मेरे अच्छे दोस्त प्रशांत और मेरे बहुत अच्छे दोस्त फौजदार साहब की तरह हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। हम भिखारी हैं, जनता के पास जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भरपूर हमें मिल रहा है। हम कुछ बड़ा क्लेम नहीं करने वाले हैं। हम जगदीश शेट्टर के बारे में, सिद्धरामैया के बारे में, डीके शिव कुमार के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि जनता थक गई है। क्योंकि डीके शिव कुमार के पास एक ही मुद्दा रहता है, ये बताने के लिए कि कितने भ्रष्ट बीजेपी वाले लोग हैं, और बीजेपी वालों के पास दूसरा मुद्दा रहता है कि बताने के लिए कि डीके शिव कुमार कितने भ्रष्ट हैं। हम बस इतना बताना चाहते हैं लोगों के पास जाकर कि एकमात्र पार्टी है जिसके पास चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। बीजेपी के पास चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है। हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। हमारे पास एक प्रोग्राम है, पंचरत्न प्रोग्राम, जो पिछले 127 दिन से ग्राउंड पर चल रहा है। ठीक है। और 91 ईयर ओल्ड के वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने कर्नाटक को बनाने के लिए शिल्पीकार जिसको कहा जाता है, वो उतरे हैं मैदान में। उनके बराबर का नेता ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। सर, लेकिन हमारे पास उन्हीं 91 ईयर ओल्ड व्यक्ति ने इंटरव्यू में कहा कि हम तो छोटी पार्टी हैं, हम अपने दम पे तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकते, जीत नहीं सकते। तो जेडीएस तो पहले से ही मैदान में इंतजार कर रहा है कि चुनाव का रिजल्ट आए और फिर किसको पिगी बैक करके किसके कंधे पे चढ़कर मुख्यमंत्री की सीढ़ी तक पहुंचा जाए। तो ऐसी पार्टी को लोग कितना समर्थन देंगे? कर्नाटक का बनने के बाद 31 साल जनता दल की हुकूमत रही है। 31 साल जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, फिर उसी जनता का आशीर्वाद की उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि यही जनता जो 31 साल इतने बड़े बड़े खद्दावर नेताओं को जिसने स्थान दिया, कुमारस्वामी को भी देगी, और हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है मनीषा जी, आपने फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग जो थी और उसके जवाब आपने तीनों पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं वहां से सुना जरूर। ये जो लड़ाई है कर्नाटक की, इसमें बड़ी एक बात साफ दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट इक्वेशंस, अरिथमेटिक के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़े तौर पर वहां पे प्रोजेक्ट करना चाहती है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ अगर उन्हें लड़ना है, जो कांग्रेस ने एक लोकल इस फाइट को बनाया है, चाहे वो करप्शन इश्यूज हो, चाहे वो सड़क के जमीन हो, या इमोटिव इश्यूज हो, नंदिनी वर्सेस अमूल को, उसको कहीं ना कहीं काटने के लिए गुजरात मॉडल लाइए, नए लोगों को लेकर आइए और यंग लोगों को लेकर आइए। बीजेपी के पास पीएम का ट्रम्प कार्ड और ये गुजरात का जो उनका मॉडल है उससे काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो इस असेंबली चुनाव को लड़ेगी, लेकिन उसकी पैनी निगाह आने वाले लोकसभा चुनाव पर बनी हुई है। और आप ये जान के हैरान होंगे कि भारत के मतदाता जो हैं वो राज्य के लिए भी सोचते हैं और राष्ट्र के लिए भी सोचते हैं। बंगलोर अर्बन में कई जो निचले वर्ग की जो झोपड़पट्टियां हैं, उनमें मैंने पिछले चुनावों के समय इंटरव्यूज किए थे महिलाओं से खास करके, और उन्होंने बताया था कि वोट हम कोई इसलिए नहीं करते कि हमें कोई कुछ मुफ्त में कोई राशन देता है या कोई बात। उन्होंने कन्नड़ में एक लाइन कहा मुझसे, मैं रिपीट करती हूँ, निम्मा मता निम्मा हक्कू, ये मत हमारा हक है और हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं।
न कि ऐसे मुद्दों के बारे में जो कि हमारे स्वार्थ में हो। और दूसरी बात उन्होंने साफ साफ उस वक्त के लोकसभा चुनाव के बारे में 2019 के लिए कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास करके उस समय जो आवास योजनाएं चलाई जा रही थी, उसमें उनका कहना था कि करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए नरेंद्र मोदी को वो बहुत नंबर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव मैडम, आप पता नहीं आप कहाँ का विश्लेषण लेके आते हैं। फौजदार साहब नहीं फौजदार साहब, ये वो कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट नहीं है, वो अपनी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन बता रही हैं, तो उनकी बात सुन लीजिए सर। आप उससे सहमत हैं असहमत हैं, वो जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा, बीच में मत टोकिए। बोलने भी नहीं देते। मैं तो कहती हूँ कि हो सकता है, बोलने दे, आपको गलत बोल रही हैं आप। सर गलत बोले सही बोले, इस देश के अंदर हक है, बोलने नहीं देंगे। मुझे मॉडरेट करनी है, तो आप पहले उनको पूरी बात रखने दीजिए। आप उनकी जिस बात से असहमत हैं, जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप पूरा काउंटर कीजिएगा। मनीषा जी अपनी बात खत्म कीजिए। मनीषा जी अपनी बात खत्म कीजिए। निरादर कीजिए, लेकिन मेरी बात सुनिए कि महिलाएं कहती हैं कि हम राष्ट्र के हित में हम वोट करेंगे, और वो नरेंद्र मोदी के साथ एक इमेज अटैच करती हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहेंगे कि इस असेंबली इलेक्शन में भी करप्शन के कोई चार्जेस उनकी छवि के बिल्कुल दूर दूर तक ना लगे। तो वो राष्ट्रीय चुनाव और राज्य का चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। हो सकता है ये चुनाव भाजपा हार जाए, हो सकता है ये चुनाव ज्यादा जेडीएस जो है ओल्ड मैसूरू रीजन में जीत जाए। चुनाव तो आप लड़ेंगे, मैं तो विश्लेषण करूंगी। बिल्कुल और विश्लेषण के बाद जो कुछ कौन सी बात मुझे दिखेगा, जो आप जीते, आप सरकार बनाएं। उनकी बात आपको बुरी लगी, आप उसका जवाब जरूर दे दीजिए। आपको जो भी लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हैं, और इसको कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कहीं से आप मिटा नहीं सकते। आपके कहने से, नहीं मेरे या ना कहने से, मानने ना मानने से उससे फर्क पड़ता नहीं है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि जो करप्शन के इश्यूज उन पर चिपकाए जा रहे हैं, या जो कैंपेन कर्नाटका में चली है, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। तो जितना कांग्रेस लोकल करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी उसको उतना ही नेशनल ले जाने की कोशिश कर रही है। शायद तभी बीजेपी के नेता कहते हैं कि करप्शन भूल जाओ, सड़क भूल जाओ, लव जिहाद पे वोट दो। अंकित जी, मैं इधर आना अंकित भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मनीषा जी ने जो कहा था, उनका बयान आधिकारिक तौर पर है, आपके प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट। पर फौजदार साहब को जवाब देने दीजिए, क्योंकि मनीषा जी से उन्हें बड़ी परेशानी थी। जी फौजदार साहब बताइए। अंकित साहब, मनीषा जी के बीच में मैंने नहीं बोला था, तनवीर साहब ने कहा था, लेकिन उसका जवाब मैं दे देता हूं। नरेंद्र मोदी गद्दावर नेता थे, गद्दावर नेता नहीं है। क्यों? मैसूर आते हैं, लोगों को संबोध नहीं करते हैं, लेकिन जाकर शेर के साथ और चीता के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इतना डर हो गया है कर्नाटक की आवाम के सामने, वो आना नहीं चाहते, उनके पूरे प्रोग्राम्स कैंसिल हो चुके हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये करप्शन कैसे है। उनके बसवराज यत्नाल साहब एमएलए, बीजेपी के बीजापुर के एमएलए कहते हैं सीएम सीट्स 2,500 करोड़ के लिए सेल पे है, मिनिस्टर सीट 100 करोड़ पे सेल पे है, बीडीए कमिश्नर 15 करोड़ पे, वाइस चांसलर 10 करोड़ पे, कोविड सप्लाई 75% डिस्काउंट पे, पीडब्ल्यूडी अग्रीमेंट 40% पे, ग्रांट टू मैथ 40% पे। अंडों में से शशिकला जोले, अंडे, बच्चों को अंडे खिलाने वाले अंडों में से 1-1 रुपया उन्होंने कमीशन लेकर करीब 100 करोड़ रुपए निगल गए। तो करप्शन तो इनके डीएनए के अंदर है। आज तो ये उधार का सिंदूर नहीं, चोरी का सिंदूर लेकर बैठे हैं। हमारे 15 नेता लोग आना चाह रहे थे, ये तो आप जनता को कैंपेन में बताएंगे, ये तो आप जनता को कैंपेन में बताए रहे होंगे, लेकिन आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो कद्दावर नेता है नहीं थे, उनके प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर यही यार्डस्टिक है, फौजदार साहब सवाल तो सुन लीजिए सर, अगर यही यार्डस्टिक है कि प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं, वो फोटो खिंचवाने बाग से के पास जाते हैं, लोगों के पास नहीं जाते, तो राहुल गांधी की कोलार की रैली 3 बार कैंसिल हो गई है सर। तो इसका मतलब क्या माने कि लोग बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है राहुल गांधी की, जनता नहीं चाहती उन्हें सुनना। आज भी वो 1 लाख लोगों का टेंट वैसे ही खड़ा है वहां पर। साहब आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक को अपने पास कर लीजिए, माइक को अपने पास कर लीजिए जरा, सत्तावर नेता जो माइक को अपने पास कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैं आपका ऑडियो थोड़ा ठीक करा देता हूं क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, फिर दर्शक कहेंगे कि आपकी आवाज ठीक नहीं सुनाई पड़ रही, तो सवाल का जवाब आपने क्या दिया उन्हें समझ में नहीं आएगा। प्रशांत जी ने भी हाथ उठाया हुआ है, तनवीर साहब ने भी हाथ उठाया हुआ है। प्रशांत साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, जो लिस्ट जो आपकी निकली है, डायनेस्ट करके आप सब लोगों को चिढ़ाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। आपकी लिस्ट के अंदर ऐसे मुझे 21 लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो पार्टी में किसी ना किसी के या तो बेटे हैं, भाई हैं, चाचा हैं, रिश्ते जुड़े हुए हैं। येदुरप्पा साहब के बेटे को भी आगे बढ़ाया गया। तो बीजेपी करे तो डायनेस्टी खत्म, जेडीएस में अगर कुमारस्वामी साहब आगे जाएं तो वो एक परिवार की पार्टी है। अंकित जी, मैं पहला ये देना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। सचिन पायलट जी ने उधर निराहार दीक्षा पे बैठा हुआ है, किसके सामने? गहलोत जी के करप्शन के सामने। वो सवाल ये पूछ रहे हैं उसी का सीएम को, इतना करप्शन कर रहे हो, हमको डिटेल्स दो करके। कांग्रेस में ये एक नेता भी सचिन पायलट को कुछ किया क्या? अभी क्यों नहीं कर सकते? जो करप्शन हो रहा है राजस्थान में वो सच्ची में हो रहा है। खुद उसी पार्टी का बंदा फास्ट पे बैठा हुआ है। हाँ। कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि हमारा एक नेता जो बोल रहे थे करके, वो ऐसे ही बोल रहे थे, उसको भी हाईकमांड से नोटिस दिया हुआ था कि बिना एविडेंस बात मत करो करके। इधर सचिन पायलट जी एजिटेशन में बैठा हुआ है 2 दिन से। किसका फोटो लगा हुआ है? सिर्फ गांधी जी का फोटो रखा है। आपकी सरकार से कर्नाटका में सवाल तो जनता पूछ रही थी। गांधी जी का फोटो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन थे, जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने पूरा मार्च निकाल के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया 40% कमीशन का। समय तो दीजिए, जवाब तो दे दीजिए। बोलता हूं अंकित जी, समय तो दीजिए। जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का हिस्सा था ना, जो केम्पण्णा करके अध्यक्ष थे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के, वो सिद्धरामैया जी को उसका घर पे मिलके उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा नेता मुनिरत्न जी के ऊपर ये लगाया हुआ था। मुनिरत्न जी ने डिफेमेशन केस लगाया कि डॉक्यूमेंट्स दो कोर्ट पे, नहीं तो प्रूव करो करके। एक डॉक्यूमेंट भी केम्पण्णा नहीं दे पाया। उसके बाद उसको भी जुडिशियल कस्टडी में लिया हुआ था, इसीलिए चुप है वो लोग। उसके पास कुछ भी एविडेंस नहीं है। ऐसे बोल रहे इलेक्शन के लिए कुछ बोल रहे बस। कांग्रेस में इतना करप्शन हो रहा है, अभी राजस्थान में जो हो रहा है वो कुछ नहीं बोल रहे उसके ऊपर। ठीक है, जैसे आप कर्नाटका में कुछ नहीं बोल रहे, वैसे कांग्रेस राजस्थान में कुछ नहीं बोल रही। तनवीर अहमद साहब, आप सर बड़े परेशान थे जब मनीषा जी अपनी बात रख रही थी। सर क्या क्या मनीषा जी की बातों से आपको नागवार गुजरी, सर बताइए। अंकित जी, मेरे को परिवारवाद से एक बात बताना है। प्रशांत, आपका जब समय आया तो आप बोलिएगा प्लीज, ठीक है? तनवीर जी, मैं खत्म नहीं किया था। नहीं, आप उनका सवाल है, एक्चुअली एंकर है, एंकर जो कहते हैं उसका आप आदर कीजिएगा प्लीज। सर आ रहा हूं आपसे परिवारवाद पे लेंगे सवाल जी, क्योंकि परिवारवाद का सवाल आ रहा हूं सर, आ रहा हूं प्रशांत साहब आपके पास आऊंगा। पर परिवारवाद की अगर बात करेंगे तो सर आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगता ही है, ये एक परिवार की पार्टी है, तो आपको सीएम डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो परिवार की पार्टी है, हमारा पूरा कर्नाटका हमारा परिवार है। कर्नाटक के परिवार के साथ हम चलते हैं और कर्नाटक के परिवार के साथ हम उठते हैं। हमेशा भारत की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा जिस स्टेट ने योगदान दिया है, वेदर इट इज सॉफ्टवेयर में हो, लोगों को बनाने में हो, नौकरी देने में हो, बिहार यूपी वालों को यहाँ पर लाने के लिए हो, अमूल का बचा हुआ सामान जो बीजेपी यहाँ पर थोप रही है केएमएफ को बिगाड़ने के लिए, उनकी मिर्ची यहाँ पर, हम तो हमेशा भारत को बनाने के लिए काम किया है मैम। 80% जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उत्तर भारतीयों का हम आदर करते हैं, जो बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से। हमें कभी कर्नाटका दूसरे स्थान में नहीं था। कर्नाटका की जनता ने कहा कि नम्मा मता नम्मा हक्कू, वो निम्मा मता नम्मा हक्कू नहीं है, नम्मा मता, हमारा वोट हमारा हक है। क्यों? हमारा हक पूरे भारत के लिए है। और दूसरी बात, मैं हमारे जो बीजेपी के और कांग्रेस वाले बता रहे थे करप्शन के बारे में, मुझे मालूम है बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो जब करप्शन करते हैं तो ये गाना गाते हैं, और ये करप्शन करते हैं तो वो गाना गाते हैं। दोनों ने भारत को, कर्नाटका को एटीएम बना रखा है। एक के लिए राहुल गांधी के लिए एक एटीएम है और अमित शाह के लिए दूसरा एटीएम है। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि उन दोनों सिक्कों के पहलुओं के साथ जेडीएस को काम करने में दिक्कत नहीं होती, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ। आपके लिए तो दोनों समान ही हैं। देखिए,
देखिए एक बात बताता हूँ, अंकित जी। दोनों बार दोनों लोग आए थे, आज बात भी करने के लिए चांस तो दो। आज भी कठोरा पकड़े हुए दोनों पार्टी वाले हमारे हमारे दर पे खड़े हुए हैं। ठीक है। बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी ठीक है है। सर, देख बस लेंगे कि हम 13 कठोरा तारीख पकड़ को के जब रिजल्ट आएगा तब हम पता चलेगा। मेरे जनता पास के समय पास क्योंकि खड़े हैं, खत्म ना हो गया, कांग्रेस के तो पास मैं खड़े हैं, ना 30 बीजेपी के पास खड़े हैं। 30 सेकंड दे सकता हूं, 30 सेकंड अपने Yes. बाकी दोनों सारे पार्टिसिपेंट को दे सकता हूं। शुरुआत करते हैं मनीषा जी से अंत करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रशांत साहब आपसे। आप डायनेस्टी पे कुछ कह रहे थे, बीजेपी की लिस्ट देख लीजिए, भरी पड़ी है रिश्तेदारों से। मैंने बोल रहा हूँ, परिवारवाद से जो बोल रहे हैं ना, हमारा ये नहीं कि एक परिवार से एक बंदा ना दो बंदा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए करके, इतने बोल रहे। एक कुटुंब जो पूरा पार्टी को कंट्रोल करते हैं ना, उसको कुटुंब राजकारण कहते हैं। कांग्रेस में ले लो, फर्स्ट फैमिली जो पूरा पार्टी को कंट्रोल करती है। इधर तो देवेगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी, रेवन्ना, उसका बेटा प्रज्वल, निखिल, और जो भी है उसका जो भी घर पे रिलेटिव जो भी है, वो सब मिल के पार्टी चलाता है। ठीक है। कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार का, बीजेपी में ऐसा नहीं है। कोई एक परिवार पार्टी नहीं चलाते है। एक परिवार से एक या दो बंदे आ सकते हैं, हम कोई उसमें भी अभी भी हमारे पार्टी में यही कर रहे हैं कि एक ठीक है सर, ठीक है, आपने डायनेस्टी पे अपनी बात रखी, आपने एक नई तरीके से डायनेस्टी की डेफिनेशन देने की कोशिश की है। फौजदार साहब 30 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए। अंकित भाई, आजकल चोर बहुत शोर मचाते हैं। आजकल चोर बहुत शोर मचाते हैं। बीजेपी के लोग इतना शोर मचाने लग गए हैं कि क्या वो अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, लोगों को आजकल उसका अर्थ भी नहीं समझ में आता है। तनवीर साहब, इस बार आप लोगों को आराम करने की जरूरत है। हम आपकी सपोर्ट या हम आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं आएगी। इस बार कर्नाटका की अवाम ने मन बना लिया है, दिल बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लाएंगे, आएगी। और कांग्रेस का सीएम कांग्रेस के साथ है जिस या नहीं? भ्रष्टाचार, अब ये 13 मई को पता चलेगा। मनीषा जी, अंत में लिस्ट बाहर आ गई हैं, आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से चलते रहेंगे, बल्कि और बढ़ते रहेंगे। कितना जरूरी होगा कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट, क्योंकि इससे एक्स्ट्रापोलेशन करना शायद ठीक होगा नहीं। हमने देखा था कि 2018 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सरकारें, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली थी पर सरकार कांग्रेस जेडीएस की बनी, और उसके बाद क्या स्वीप रहा बीजेपी का लोकसभा में। तो कितना इसका फर्क पड़ने वाला है आगे आने वाले चुनावों में? देखिए, तनवीर जी मुस्कुराएंगे और मुस्कुराने की घड़ी भी है उनके लिए, क्योंकि जब इस तरह से मैसिव पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका जब बेस इरोड कर दे, जैसे बीजेपी का बेस इरोड करेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई 2 पार्टी सिस्टम तो कर्नाटक है नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई वाली पार्टी आ जाती है। और जहां कर्नाटक त्रिशंकु में लटकता है वहां, और जितना बीजेपी के खिलाफ करप्शन की बात कांग्रेस करेगा, तो बिना बहुत प्रचार प्रसार किए लोकलाइज्ड इलेक्शन में जेडीएस को नेचुरल एडवांटेज अपने रीजन में होता है जी। और इनकी अपनी रूट्स हैं। समाजवादियों का अपना बहुत बड़ा गढ़ है। जी। और जो बात तनवीर साहब को सुन के अच्छा लगेगा कि मैसूरू के पूरे इलाके में और वहां समाजवाद पर मैं बहुत गहरा अध्ययन करती हूँ, काम करती हूँ। उस पार्टी की भी अपनी कमियां हैं, लेकिन आप देखिए आज बीजेपी के पास भी उधर का ही उधार लिया हुआ एक मुख्यमंत्री है। पीछे कांग्रेस ने भी जब सिद्धरमैया को बनाया तो वो कहां से आए थे आप बताइए? कुमारस्वामी तो बिल्कुल उसी घराने के थे। जी तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं समाजवादी धारा के पास संख्या कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी जहां बीजेपी की संख्याएं यदि कम हुई तो समाजवादियों का जो है वो झंडा परचम लहराएगा। ठीक वो है। इधर जाएगा कि इधर। वे तनवीर साहब को ही आप आखिरी 30 सेकंड दे दीजिए और वो ही अभी बताएं कि इधर जाएंगे कि उधर। मैम, वो अभी बता नहीं पाएंगे, वो भी तनवीर साहब नहीं, वो भी कुमारस्वामी साहब को डिसाइड करना होगा। अंत में तनवीर साहब को तो सिर्फ बताया जाएगा कि इस तरफ इस बार ये डिफेंड करना है आके आके। मैं मिलूंगी तो ये उनको छोड़ अभी। देते हैं अभी। मैं आज के मिलूंगी लिए इतना ही, उनको, क्योंकि जहाँ समय पे खत्म हो मिलूंगी। गया है। कहाँ किसका अब परचम कर्नाटक लहराएगा की अब ये जनता जनता के के हाथ साथ में रहेंगे चला मैम। जाएगा, क्योंकि लगातार अब जो है चुनाव के बीच में इसी तरीके की आप भाषा सुनेंगे, आरोप सुनेंगे, प्रत्यारोप सुनेंगे, और एक दूसरे पर आरोप सब एक जैसे लगाएंगे, पर जब अपनी उनकी पार्टी में वैसा ही होगा तो उसको एक नई परिभाषा के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब आपको समझना है कि किसकी बात आपको समझ में आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेने, खबरों का सिलसिला जारी है। राजस्थान को आज पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दिखाई पड़े। सीएम जयपुर में हो रहे कार्यक्रम में मौजूद थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मोदी ने
इस मौके पर गहलोत पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो अभी राजनीतिक आपाधापी से गुजर रहे हैं और राजनीतिक संकट होते हुए भी कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में रेलवे भर्ती घोटाला हुआ था। रेल लाइनों को डबल करने की गति भी आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सचिन पायलट पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बचते हुए एक बड़ी छोटी सी टिप्पणी करके निकल गए। सचिन पायलट को लेकर उठे हर सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा एक लक्ष्य है महंगाई से जनता को राहत दिलाना, कोई क्या कर रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मानव संसाधन बनता है, ह्यूमन रिसोर्स बनता है उस राज्य का, तो आराम से फिर आप चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सब कुछ हो सकता है। हमने इस सेक्टर में कह चुका हूँ, आपको कहना चाहूँगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य वही है, महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते। आपको मालूम है राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS, IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ है ऐसा? कहीं। अगर आप ज़्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो ही मत, आप तो करप्शन ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब। इसलिए ये सोच गलत है। सचिन पायलट के धरने के ठीक एक दिन बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पूरा उनका फोकस ये था कि वो जो स्कीमों को लेकर जा रहे हैं अगले इलेक्शन में ही, वही उनका लक्ष्य रहेगा। उन्होंने मिशन 2030 की बात करी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको सबसे बेहतर बनाना है। और दूसरा जो मुख्यमंत्री ने कहा है, जब उनको बार बार पायलट के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भाई मैं लेफ्ट राइट नहीं देखूंगा और मेरा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, महंगाई राहत कैंप। ना क्या है ये महंगाई राहत कैंप? ये वो कैंप है जहाँ पर अगर आपको बिजली के बिल में छूट है, आपको गैस सिलेंडर कम दाम पर मिल सकता है, आपको एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लेना है, या आपको चिरंजीवी बीमा लेना है, आपको पशु बीमा लेना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पेंशन लेना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप कैंप में जा सकते हो
और अपना जो सरकारी स्कीम है उनका लाभ ले सकते हो, क्योंकि फीडबैक जो मिला है मुख्यमंत्री को वो ये है कि आपकी स्कीमें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनका लाभ जब तक आपके वोटर्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि किस तरह से सचिन पायलट के मसले पे कांग्रेस आलाकमान और यहाँ पर स्टेट लीडरशिप भी फूक फूक के कदम रख रही है, पायलट को अटैक नहीं कर रही है, पायलट के बयानों से प्रवोक नहीं हो रही है। और लगता है कि फिलहाल पायलट का जो मसला है, जो चैलेंज दिया है उन्होंने लीडरशिप को, उसमें पार्टी किसी तरह से पड़ना नहीं चाहती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने एक टाइम कई कड़वे शब्द भी कहे थे पायलट के लिए, उन्होंने एकदम कह दिया है कि मैं लेफ्ट राइट नहीं देखना चाहता, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरी स्कीमों पे है। यानी कि पायलट को आड़े हाथे लेने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है, ना तो सेंट्रल कांग्रेस में और ना ही राजस्थान स्टेट लीडरशिप में।